दिल्ली एमसीडी के चुनाव कहीं के भी हों, भारत जब चुनाव होता है तो चुनाव का माहौल सिर्फ चुनाव का नहीं होता, बल्कि वो त्योहार का माहौल हो जाता है। तमाम तरह के वादे करते नेता, तमाम तरह के लुभावने वादों में जनता को फंसाते नेता कितना अपने वादों पे खरे उतरते हैं, यह तो हम सब लोगों ने देखा ही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एमसीडी का चुनाव इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और देखने योग्य हो गया है क्योंकि तमाम पार्टियां, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, अपने अपने दांव दिल्ली एमसीडी चुनाव में आजमा रही हैं। इन दावों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि यह शायद सिर्फ दिल्ली एमसीडी की बात नहीं है, बल्कि ये आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी है। हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं। भूपेंद्र रावत जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम तरह के काम उन्होंने किए हैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो अनधिकृत कॉलोनियों की बात हो, उन पे तमाम तरह के काम उन्होंने किए हैं। लेकिन अभी हम आपसे भूपेंद्र जी ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में आने की ज़रूरत आपने क्यों समझी? क्योंकि एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के बीच आपकी पहचान है, आप उन मुद्दों के लिए लगातार लड़ते रहें। फिर उस फील्ड को छोड़ते हुए आपको ये क्यों लगा कि राजनीति में आना ज़रूरी है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं श्वेता। एक है कि तौर तरीके का आदमी ईमानदार हो, संगठन ईमानदार हो। दूसरा, उनको काम करने की सक्षमता हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि सिर्फ हम ये जुमलेबाजी पर नहीं चल सकते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत है। दिल्ली में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली में 70% जो पैसा है सड़कों के निर्माण का वो वापस चला गया, क्योंकि सरकार जो दिल्ली में बेचारी सरकार उसे काम करना नहीं आता है। जो काम हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसमें क्या हुआ कि हम लोग बहुत 2.5-3 दशक से दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनी के विकास की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कॉलोनी को डीडीए से बचाने की हो, मास्टर प्लान बदली कराने की हो, वो तो लड़ ही रहे हैं। हमने राशन कार्ड मुफ्त में बनाने का काम हो, इन इलाकों के बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराने का काम हो, या पुलिस की रिश्वतखोरी का काम बंद कराना हो, दलाली का बात करना हो, गुंडागर्दी यहाँ होती थी उसे बंद कराने का काम हो, बिजली की लूट होती थी उसे कम कराने का काम हो, बिजली यहाँ नहीं होती थी उसका बिजली विद्युतीकरण कराने का काम हो, ये सब तो किए। लेकिन जो हमारे यहाँ जो सड़कें बनी, जो नालियां बनी, ये सुविधा के नाम पर 90% हमारी, अभी आप सर्वे कीजिए, 90% घर बिजली में डूब गए हैं। सुनामी और बाढ़ में हमने घर डूबते देखे हैं, लेकिन पहली बार है राजधानी दिल्ली में, आप सर्वे कीजिए, अनाधिकृत कॉलोनी के 90% घर जो सुविधा के नाम पर सड़क बनी है उनमें डूब गए, और जो पानी निकासी के लिए नालियां बनी थी वो पानी नालियों में भरता है, जो घर के नींव में जा रहा है, तो घर भी खतरे में है और सड़कों के कारण डूब भी गए। ये स्थिति हो गई है। तो हमको ये समझ आ गया कि दिल्ली के राजनेताओं को विकास के तौर तरीके नहीं आते हैं। माना मैं एक सामाजिक आंदोलन में रहते हुए जनसंघर्ष वाहिनी के बिहार पर एनएपीएम के साथ जुड़कर मैं देश के किसान, आदिवासी, अनाधिकृत कॉलोनी, झुग्गी बस्ती, इन सब के छोटे दुकानदारों की बात और लड़ाई तो उठा सकता हूं, लेकिन विकास का तौर तरीका क्या होना चाहिए जिसमें लोगों के घर डुबाने का सिलसिला बंद हो, सड़कें बनाने के नाम पर नाली का पानी पूरा लेबलिंग से निकल सकता हो, ऐसा एक तरीका होना चाहिए। और तभी मैंने तय किया कि निगम में जा करके कम से कम मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि विजय विहार वार्ड को, न केवल अनाधिकृत कॉलोनी की बात है ये श्वेता, ये हमारे विजय विहार में वार्ड में विजय विहार फेज 1, फेज 2, गोपाल विहार, हरगोविंद विहार, तो बड़ा भूभाग अनाधिकृत कॉलोनी का है, लेकिन छोटा हिस्सा यहाँ अवंतिका रोहिणी सेक्टर 1 का बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक, और इनमें से बी, सी और डी ब्लॉक में भी 90% घर सड़कों की ऊंचाई निरंतर मरम्मत के नाम पर बनने से ऊंचे हो, घर नीचे पड़ गए और सड़कें ऊंची हो चुकी हैं। तो इस प्रकार के विकास के पैराडाइम को बदली करने के लिए हमारे तमाम साथियों ने कहा हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा और यह ताकत अपने पास लेनी पड़ेगी ताकि लोगों के घरों को डुबाने का सिलसिला बंद हो सके। इसलिए हम राजनीति में कदम रखे। दूसरा ये एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वो जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने पहले वो करप्शन के मुद्दे को उन्होंने उठाया, भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को उठाया और कहा कि मीडिया भी इसमें भागीदार है और वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से घिरी हुई है, हम विज्ञापन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, मतलब तमाम तरह के सब्ज बाग जो वो दिखा सकती थी वो उसने दिखाया। लेकिन अभी क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन वायदों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी उन वायदों पे कहीं ना कहीं वो खरी नहीं उतरी है? और क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हम अभी तमाम जगहों पे जब हम घूम रहे थे तो हम देख रहे थे कि दिल्ली की सड़कें जो हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं और बिजली का भी यही इसी तरह का कुछ हाल है कि जितने भी थोड़े से कटे हुए इलाके हैं वहाँ तो बिजली का बहुत ही बुरा है। तो क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है, उसकी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने वादों पे फेल हुई है? देखिए, असल में अच्छे सपने देखना बहुत अच्छी बात है,
सपना देखने का सबको हक है और सपने अच्छे ही देखने चाहिए, पर सपने साकार होते हों ये बहुत कम संभव होता है। देखिए, इसको हमको समझना पड़ेगा कि एक बड़ी चालाकी के साथ अरविंद ने जो बात परोसी वो लोगों को मुफ्तखोरी की तरह बात डालने की है। एक बात जो बिजली हाफ वाला मामला है वहाँ मैं थोड़ा बताता हूँ। 20% की रियायत तो पहले से थी, 30% की रियायत बढ़ाई। बात ये थी कि कंपनियां बेईमानी कर रही हैं, लोगों से कहा गया कि ये टाटा की और रिलायंस की कंपनियां लूट रही हैं, बेईमानी कर रही हैं और सरकार बनने के बाद सरकारी खजाने से लुटाया जा रहा है। एक बात तो ये गई। जो महत्वपूर्ण है आपको बताता हूं, दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बहुत ईमानदार पढ़ी लिखी बहू घर में आ गई, सास ससुर विकलांग है, पति असहाय है और परिवार के लिए खाना बनाना है, और उस महिला ने कभी खाना नहीं बनाया। तो जब रोटी की बात आती है तो बेलन बजाने लग जाएगी, सब्जी की बात आएगी तो कुकर बजाने लग जाएगी, चाय की बात आएगी तो फ्राई पैन बजाने लग जाएगी। बेचारी को बनाना नहीं आता। मैं मानता हूं कि उसी प्रकार जिस प्रकार वो बहू है बेचारी, उस प्रकार की ये सरकार है। अरविंद केजरीवाल को हारने के 3 वर्ष बाद पता लगेगा कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उसके तौर तरीके क्या होते हैं, और विधायकों को तो हारने के 2-3 साल बाद पता लगेगा विधायकी क्या होती। देखिए, मैं मानता हूं कि अन्ना एपिसोड के कारण और देश थोड़ा बदलाव की तरफ था, उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, संघ के लोगों का पीछे से बहुत समर्थन रहा। मैं तो उसका हिस्सा रहा हूं, पार्टी का नहीं, लेकिन इस पूरे करप्शन के खिलाफ जो हम लोग तब चेतनालय में बैठते थे, तब देश को जानकारी नहीं थी, तब की मैं बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को कोई कंस्ट्रक्टिव काम आता नहीं है। एक एनजीओ चला देने से आप बहुत बड़ी एक्सपर्टीज आपने हासिल कर दी हो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विजय बिहार के लोग जानते हैं, मैंने हजारों राशन कार्ड मुफ्त में बनवाए, 400-400 रुपए की रिश्वत लगती थी। ठीक मुझे याद है कि अरविंद ने 200-250 राशन कार्ड बनवाए और एक मीटिंग की थी गांधी पीस फाउंडेशन में, उनको मैगसेसे पुरस्कार के लिए कुछ काम करना था। तो बल्कि वहां डिप्टी कमिश्नर राय बैठे थे, तो मैंने उनको तरफ कहा, मिस्टर राय, मैं तो हजारों राशन कार्ड बनवा चुका हूं गरीबों के, भाई ये क्या 100-200 राशन कार्ड पर हो रहा है। लेकिन खैर, मेरी उनके पुरस्कार से कोई नाराजगी नहीं, मेरी उन्होंने जो सब्जी बाग दिखाए उससे कोई नाराजगी नहीं। लेकिन एक दुर्भाग्य मैं बता दूं, हमारे देश में करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई जेपी के समय हुई और फिर बिखराव आया, तो फिर लोग बहुत ठगे हुए थे। फिर उसके बाद आप देखिए बीपी का एपिसोड बहुत दिनों बाद आया, फिर बीपी के बाद भी बिखराव आया, लोग ठगे महसूस किए, और तीसरा बिखराव आया था जुड़ाव अन्ना के टाइम पर। अब ये छल कपट हुआ है। अभी हमारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुझे लगता है वो कम से कम 15-16 साल दूर चला गया है, 15-16 साल बाद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम रामलीला ग्राउंड में बैठे थे तो अन्ना हजारे ने एक सर्टिफिकेट जारी किया था तब कि साहब ये सरकारें कुछ राज्यों की बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने मेरे लेख में लिखा था कि भ्रष्टाचार कोई बुखार नहीं है कि गोली दे दो ठीक हो जाए। भ्रष्टाचार 1000 किस्म का होता है और 1000 किस्म के भ्रष्टाचार को रोकने के 1000 तरीके निकालने पड़ेंगे। सोचने और अफसोस की बात बताता हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने वेतन कब ले रहे हैं ये किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन इन मूर्खों के आने के बाद दिल्ली के सफाई कर्मियों को वेतन कब और कैसे चौराहे पर नंगा करके देना है ये सबको जान होता है। वो बेचारे कपड़े उतारने के लिए मजबूर हैं, जब वो कपड़े उतार देते हैं तब उनको ऐसे बख्शिश के रूप में कुछ दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल से पहले भी दिल्ली चल रही थी और अरविंद के जाने के बाद भी दिल्ली चल रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने यहां रैली की विजय विहार वार्ड में, लेकिन अंदर करने का साहस नहीं कर पाया। हम सब ने क्या तय कर रखा है, जितनी बड़ी रैली कोई कर लेगा लास्ट में हमारी रैली होगी। हमारी रैली नहीं होगी, हमारे मतदाता खड़े होंगे। इस वार्ड में कम से कम हमको 20,000 वोट मिलने वाला। विजय विहार फेज से 1-2 में बात कर रहा हूं, माफी चाहते हुए बोल रहा हूं। आप देखना, गणना करना, शायद सबसे ज्यादा अंतर से जो सीट निकलेगी वो तीर के निशान पर भूपेंद्र रावत की निकलने वाले विजय विहार वार्ड में। और अरविंद केजरीवाल, आप लोगों से पूछना यहां झाड़ू को वोट मिलेगा कि कमल को वोट मिलेगा, पंजे को वोट मिलेगा, हाथी को वोट मिलेगा, यह संभावना इसलिए नहीं है कि उनकी पार्टियों के तमाम बड़े योद्धा और बड़े नेताओं ने तय कर लिया है कि इस समय विकास के लिए और वादा पूरा नहीं काम करने वाले भूपेंद्र रावत को। मैंने कहा कि 95 में आपको दिखाता हूं सीवेज लाइन में डलवाई, मैंने कोई वादा नहीं किया, मैं किसी वादे पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे में काम करने का अनुभव है, मैं काम करना जानता हूं, मैं शासन प्रशासन से काम करवाना जानता हूं और मैं समस्याओं को भी जानता हूं और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए यह भी मैं जानता हूं।
एक बहुत ज़रूरी बात, भारत को अगर हम देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से देखें तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में जाति एक बहुत बड़ा सच है। बिना जाति के हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। और तमाम तरह के चुनाव, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, हम अभी तक एक लंबे समय से आज़ादी के बाद से ही देखते आ रहे हैं कि ये तमाम चुनाव जाति के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या दिल्ली एमसीडी इस मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रही है? क्या जाति का फैक्टर दिल्ली एमसीडी चुनाव में कहीं काम कर रहा है? मेरे विरोध में जो लोग हैं यहाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं दूसरे क्षेत्रों की बात करूं, और मेरी इतनी संकीर्ण सोच नहीं है कि यहाँ जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मैं उनके विषय में गणना करूं। पर जरूर कहूँगा, मेरे एक बहुत पुराने वरिष्ठ साथी कंस्ट्रक्शन वर्कर शंकर प्रसाद जी, उन्होंने यहाँ से नामांकन दर्ज किया था। मेरे लिए बहुत दुविधा की स्थिति थी। मैं जब विजय बिहार में आया, मैंने यहाँ राशन कार्ड की दलाली बंद कराई। मेरे खिलाफ राशन कार्ड के दलाल इकट्ठे हो गए। मैंने पुलिस की रिश्वतखोरी बंद कराई, उनके गुंडे खड़े हो गए। मैंने कहा यह ज़मीन डीडीए की है, डीडीए से बचानी है, तो मेरे साथ ज़मीन के कारोबारी मेरे खिलाफ होने लगे। मैंने कहा बचा लो भाई, मैं बचाने की बात कर रहा हूँ। मैंने राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात उठाई तो वो मेरे खिलाफ हो गए। और आपको बता दो, मुझे मार के फेंका गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझे मार के फेंका गया था, तब भी सिर्फ मेरे कोई परिवार के लोग बचाने नहीं आए, मेरे तमाम कॉलोनी के लोग आए। मैं हॉस्पिटल में था हरिनगर, यहाँ से घायल अवस्था में बेहोश, मुझे मार के फेंका गया था। तो मेरे को मिलने 700-800 लोग जो पैदल रिक्शे पे और साइकिलों पर पहुंचे थे, वो सब नॉन उत्तराखंड के लोग थे। यहाँ उत्तराखंड जहाँ मैं हूँ, यहाँ उत्तराखंड के लोग शायद उंगलियों पे गिनती किए जा सकते हैं। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, शायद मेरे उत्तराखंड के लोग यहाँ 1-2 हों तो शायद हो। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चाचा, नाना, दादा, मामा, भाई, फुफेरा, चचेरा कोई नहीं मेरे साथ था, न है, न रहेगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, समाज की संपत्ति हूँ, समाज की संपत्ति था और समाज की संपत्ति रहूंगा। ये सब साथियों से पूछ सकती हो। मैं चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट हूँ और जीतने वाले के साथ उसके कुनबे के लोग लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, और जब जिस दिन मैं जीतूंगा भी, तब भी मेरे कुनबे के लोग शायद, श्वेता, उस दिन मैं आपसे आग्रह करूंगा 26 को मुझे मिलने जरूर आना। मेरे परिवार के लोग मुझे मिल नहीं सकते उस दिन, इतना दूर रहेंगे। ये प्यार है मेरे साथ इन लोगों का, मेरे साथ जाति का, क्षेत्र का कोई वो नहीं है। और मैं सॉरी, यही मेरे लिए सुखद है, मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत दुख की बात है। नहीं, बहुत दुख की बात है कि इनका इतना प्यार है कि मैं अपना जीवन नहीं जी सकता। लेकिन खुशी की बात है कि मेरे लिए कोई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र नहीं। ठीक है, मैं चुनाव मैदान में हूं, मैं पानी नहीं पिलाता। पानी लोग पैसा बांटते होंगे, कुछ खाना खिलाते होंगे, मैं पानी नहीं बांटता। श्वेता, इतना प्यार इन लोगों का है। मैं कहता हूं इनको कई बार, पता नहीं मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कैसे इस बस्ती में आ गया। इनके प्यार ने मुझे बंधक बना दिया। मेरा भी कभी मन करता है सुकून का जीवन जीऊं। मैं भी बहुत संपन्न था, है ना, मैं थोड़ा चल करके ऊपर से नीचे आया, और कभी कभी लगता है, और मेरे सब साथी जानते हैं, वो बहुत, अभी कुछ युवा आते हैं मिलने, सर आपके पास कूलर नहीं होता, ये मैंने कहा बेटा वो तो रहेगा ही नहीं और आगे भी रहने वाला नहीं है। तो मैं सॉरी, ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि मैं दलगत से, जातिगत से, क्षेत्रगत से, भाषागत से सबसे ऊपर हूं। मतलब, और इससे मेरा कभी न सरोकार था, न है और न हो सकता है। ये है वो तमाम मुद्दे जिनकी आप बात कर रहे हैं, विजय बिहार में जो अभी भी मुद्दे बने हुए हैं कि इनके लिए काम होना चाहिए, चाहे वो अनधिकृत कॉलोनी से लेकर के तमाम तरह के मुद्दे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक आपकी सीट जीत जाएं, अगर मान लीजिए आप जिस पार्टी से खड़े हैं, अगर उसके तमाम सीटें निकलती हैं और वो सत्ता में आती है, तब आप कुछ बदलाव कर पाने की स्थिति में होंगे, लेकिन अगर सिंगल आपकी सीट निकलती है तो क्या यह संभव है? मैं श्वेता एक बात बताऊं, 2007 में कोर्ट कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर बुद्ध विहार में 11 कॉलोनी गिराने का आदेश आया। तब बीपी सिंह जी जिंदा थे, तो मैंने फ़ोन किया, वो बहुत अस्वस्थ थे। मैंने मेधा जी को फ़ोन किया, तो मेधा जी पूना में थी, और मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कल अब मैं कैसे ट्रेन से पहुंचूं, तो मैंने कहा आप बिस्किट लेकर के पहुंचेगी। बहुत चुनौती हमने दी जनसंघर्ष वाहिनी के बिहार पर, हम 11 कॉलोनी को नहीं गिरने देंगे। मैं तो कोई पार्टी में नहीं था, मैं जनसंघर्ष वाहिनी जो कि मूवमेंट है, दैट इज नॉट ए NGO, मैं NAPM। और सुनिए, हमने नहीं गिराने दिया। 60 लाख का खर्च है उस दिन का।
दर्जनों बार यहाँ विजय बिहार में बड़े बड़े बुलडोजर आए, हमने नहीं गिराने दिया। विजय बिहार की पूरी पैमाइश हुई, 14,000 फ्लैट बनने थे, हमने डीडीए की योजना रद्द करा दी। मास्टर प्लान के तहत ये डीडीए की जमीन थी, हमने वापस करवा दी। हमने वो काम कराए, हम कुछ नहीं थी, हमने सीवेज लाइन डलवा दी। मैं आपको बताना चाहता हूं श्वेता, आज आपने जो सवाल किए नियमितीकरण का, मैं आपके माध्यम से आज कह रहा हूं, अनाधिकृत कॉलोनी की जमीनें, जिस जमीन पर हमारे घर बसे हैं, जो उसका मालिकाना हक कायम कराएगा वही हमारी कॉलोनी के बोर्ड से राज चलाएगा। 1700 कॉलोनी का यह नारा 2.5 साल के अंदर हम आपके माध्यम से बुलंद करके बताएंगे निगम पार्षद बनने के बाद। और 43 सीटों का प्रबंध दिल्ली के जीतने का तय अनाधिकृत कॉलोनी करती है, जाति बाधा क्षेत्र से ऊपर होगा। हमारे गरीबों को जो जमीन का मालिकाना हक दिलाएगा वही इनके बोर्ड से राज कराएगा। यह एजेंडा हमारे अलावा मैं इस पर किसी भी माध्यम, किसी भी मंच पर मैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं से संवाद करने के तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कामान काज की एक बड़ी खतरनाक याचिका पर दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों को गिराकर बाहर भेजने का आदेश था। जनसंघर्ष वाहिनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में परास्त किया कामान काज को और नया सर्वेक्षण करवाया और हम उसमें भी विजय हुए। मैंने अनाधिकृत कॉलोनी की लड़ाई जनसंघर्ष वाहिनी ने न केवल सड़क पर बल्कि कोर्ट तक लड़ी और जीती है। हमने सरकारों को विवश किया है और तब हम सड़क पर कर सकते हैं। मैं पार्षद बनने के बाद मेरे सब साथी जानते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं पार्षद नहीं बन रहा हूं। पार्षद मेरे साथ यहां 68,000 में से 50,000 मतदाता 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे अपने संघर्ष के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपनी विजय के लिए, अपने घर के लिए, जो उन्होंने खून पसीने की कमाई से खरीद करके बनाए हुए हैं। इसलिए मैं आपको आपके वादा देना चाहता हूं, नियमितीकरण की घोषणाएं बहुत हुई हैं, लेकिन फैसला 2.5 साल के अंदर करना पड़ेगा कि जमीन का मालिकाना। मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता, जब ये जमीन डीडीए की थी 85 में और हमने डीडीए से रद्द करवा दी, तो जमीन का मालिकाना किसको मिलना चाहिए? हमारे लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली के मूर्ख नेता, जिनको ये समझ नहीं कि मलबा हटा के सड़क बनानी चाहिए, घरों को कुआं बना दिया, उनको क्या पता बेचारों को सब टकसाल बना के बैठे हुए। बोलने का बात अलग है, दिल्ली में ईमानदारी की बात थी, कहा गया कुछ नहीं लूंगा। 400% अपना वेतन बढ़ाने का काम करने वाला, सफाई कर्मचारियों को कतार में लगाने वाला आदमी, आज अरविंद केजरीवाल की ये हिम्मत नहीं पड़ी। जानता है अरविंद हमारे कार्यकर्ता के रूप में रहे कि अरविंद को यह साहस नहीं पड़ा कि विजय बिहार में आकर के मीटिंग करे, उसे कोने में जाकर मीटिंग करनी पड़ी, गोपाल बिहार चौक पे कोने में जाकर नाले के पास। यह स्थिति है। तो यह आपको मैं बताता हूं, आप रिकॉर्ड रखना और 2.5 साल के अंदर देखना कि भूपेंद्र रावत अकेला जीते, चाहे अगर दर्जन भर लोग जीते, लेकिन जो हमारी जमीन का मालिकाना हक कायम कराएगा अनाधिकृत कॉलोनी की, वही 1700 कॉलोनी के बोर्ड से राज चलाएगा। यह लड़ाई वहां जाएगी, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तमाम वादों के बीच दिल्ली एमसीडी का चुनाव 23 तारीख को संपन्न होने वाला है और 26 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली एमसीडी किसके हाथ में जाएगी और वह यहाँ के लोगों की देखभाल और लोगों के विकास के लिए क्या कदम उठाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज की दिल्ली अभी बहुत ही बदहाल है। तमाम इलाके ऐसे हैं जहां बिजली से लेकर, पानी से लेकर, सड़क तक की समस्या लोगों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कैमरामैन सुजाता के साथ मैं श्वेता यादव, टेढ़ी उंगली।